नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील नायक आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हमारे पिछले वीडियो का सेकंड पार्ट है। हमने पिछले वीडियो में फर्स्ट पार्ट देखा था हमारी भारतीय शिक्षा पद्धति का। आज उसका दूसरा भाग हम देखेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आप लोग प्लीज़ पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने जुलाई 2020 में हमारी नई शिक्षा नीति की घोषणा की है। उसका नया फॉर्मेट क्या है, उसमें किस तरह से पढ़ाई होने वाली है, उसका पूरा फॉर्मूला और पूरी माहिती, पूरी इंफॉर्मेशन ये वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसका सब्जेक्ट है भारतीय शिक्षा पद्धति पार्ट 2। नमस्कार दोस्तों, तो नई शिक्षा नीति की घोषणा जो इंडियन गवर्नमेंट ने की है, उसमें जो फॉर्मेट बनाया है वो फॉर्मेट जो है वो है 5+3+3+4 का। मतलब कि जो पहले पुराना फॉर्मेट था वो 10+2 का था। मतलब बच्चा जो था वो 12 साल तक स्कूल एजुकेशन लेता था, और जो नई फॉर्मेट है उसमें 15 साल का स्कूल एजुकेशन आएगा। अभी आप लोग सोचते होंगे कि किस तरह का फॉर्मेट बनाया है। तो इसमें जो भी सिस्टम है उसमें 5 क्या है, 3 क्या है, 3 क्या है और 4 क्या है, उसकी पूरी इंफॉर्मेशन अब हम लेंगे। उसके टोटल 4 स्टेज है। चारों स्टेज किस तरह से काम करेंगे वो अब हम देखते हैं। तो शुरू करते हैं स्टेज नंबर 1, जो है फाउंडेशन स्टेज। दोस्तों, फाउंडेशन जो स्टेज है वो स्टेज जो है वो 5 साल का है, और इस स्टेज में एजुकेशन की शुरुआत होगी। अब ये 5 साल का जो स्टेज है उसमें जो बच्चा होगा, मतलब जो स्टूडेंट होगा, वो 3 साल की उम्र से ही स्कूल में आ जाएगा। पहले की सिस्टम क्या थी, उसमें फर्स्ट स्टैंडर्ड से एजुकेशन स्टार्ट होता था, और 6 साल की उम्र में बच्चे को स्कूल में एडमिशन मिलता था। लेकिन ये नए फॉर्मेट में बच्चे को 3 साल की उम्र में एडमिशन मिलेगा। अभी आप सोचोगे कि इतने छोटे छोटे बच्चे को किस तरह से पढ़ाएंगे। तो ये जो 5 साल का फाउंडेशन जो स्टेज बनाया है वो इतना मनोरंजक है दोस्तों, कि उसमें बच्चे को कुछ करना ही नहीं है। मतलब जो माहौल इसके घर में है वही माहौल स्कूल में भी होगा। मीन्स के उनको पढ़ाई करनी ही नहीं है, उस तरह का माहौल इसमें ये फाउंडेशन स्टेज में पूरा तैयार किया गया है। इसमें बच्चे को स्कूल में जाने के लिए किसी भी तरह का मतलब प्रेशर देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्कूल में जाके उसको सिर्फ खेलना ही है। खेलना, कूदना, एंजॉय करना दोस्तों के साथ, जो घर के अंदर बच्चे करते हैं, अपने पड़ोस के बच्चों के साथ खेलते हैं, उसी तरह से स्कूल में जाके खेलने का है। ये फाउंडेशन स्टेज का मेन रीजन यही है कि ये फाउंडेशन स्टेज में बच्चे जो अभी स्कूल से थोड़ा नफरत करते हैं, स्कूल में जाने से इतराते हैं, वो उनका जो प्रॉब्लम है वो इस स्टेज में सॉल्व करने का एक प्लान किया गया है। और ये फाउंडेशन जो स्टेज है उसमें पहले 3 साल जो है वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी है। उसमें ना तो यूनिफॉर्म का झंझट, ना पढ़ाई का झंझट, ना नोटबुक का झंझट, कुछ भी नहीं। बस घर से स्कूल में आओ, 2-3 घंटा जो भी टाइम है वो टाइम में पढ़ो। पढ़ने के बारे में भी क्या है कि खेलो कूदो। मतलब बच्चे का माहौल पूरा घर के अंदर है वैसा ही स्कूल में होगा। और उसके बाद 3 साल के बाद सीधा बच्चा फर्स्ट में आ जाएगा विदाउट एग्जाम। हाँ दोस्तों, ये फाउंडेशन स्टेज का सबसे बड़ा बेनिफिट वो है कि उसमें एग्जाम बिल्कुल लेनी नहीं है। बच्चा विदाउट एग्जाम ही फर्स्ट स्टैंडर्ड में आ जाएगा 4थे साल में, और फर्स्ट स्टैंडर्ड में आ जाएगा 4थे साल में, और सेकंड स्टैंडर्ड में आ जाएगा 5वें साल में। तो इस तरह से फाउंडेशन स्टेज को बनाया गया है। अब देखते हैं स्टेज 2, जिसका नाम है प्रिपरेटरी स्टेज। जो ये प्रिपरेटरी स्टेज है वो 3 साल का है।
ये 3 साल मतलब स्टैंडर्ड 3, 4 और 5। हाँ दोस्तों, क्योंकि स्टैंडर्ड फर्स्ट और सेकंड वो फाउंडेशन स्टेज में ही बच्चा कंप्लीट करके आएगा। अब ये जो स्टेज है वो स्टेज के अंदर एग्जाम की शुरुआत हो जाएगी। हाँ दोस्तों, इसमें एग्जाम ली जाएगी और पढ़ाई की जो सिस्टम है उसमें होगा कि 50% एक्टिविटीज में बच्चों को इन्वॉल्व किया जाएगा और 50% उनको पढ़ाई में इन्वॉल्व किया जाएगा। मतलब धीरे धीरे एक पढ़ाई का माहौल यहाँ पे क्रिएट किया जाएगा। और एक बात इसमें है कि ये जो स्टेज है उसमें पढ़ाई हो सके तब तक अपनी मातृभाषा में या राष्ट्रभाषा में ही होगी। मतलब ऐसा कंपलसरी नहीं होगा कि आपको इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ना है। हाँ, अगर बच्चा चाहे, पेरेंट्स चाहे तो वो लोग इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं, लेकिन कंपलसरी अब नहीं होगा। अपनी जो ये शुरुआत की जो पढ़ाई है वो मातृभाषा में ही दी जाएगी ताकि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सके। तो ये था दूसरा स्टेज, जिसका नाम था प्रिपरेटरी स्टेज। अब देखते हैं स्टेज नंबर 3 जो है मिडल स्टेज। मिडल स्टेज में जो पढ़ाई होगी वो होगी स्टैंडर्ड 6, 7 और 8 में। हाँ दोस्तों, 6, 7 और 8 स्टैंडर्ड जो है वो उसकी पढ़ाई ये जो स्टेज है मिडल स्टेज उसमें होगी। और इसके अंदर बहुत सी अलग अलग सिस्टम लाई गई है। इसके अंदर जो पढ़ाई होगी उसमें सबसे पहले देखें तो कंप्यूटर कोडिंग लैंग्वेज की पढ़ाई होगी। कंप्यूटर कोडिंग लैंग्वेज मतलब हम लोग जो सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जो अलग अलग एप्स बनाते हैं, वो किस तरह से बनाना है उसकी पूरी पढ़ाई ये जो स्टेज है उसमें दी जाएगी, जो बच्चों के लिए फ्यूचर में बहुत काम आ सकती है। उसके अलावा इस स्टेज में एक वोकेशनल कोर्स भी होगा। वोकेशनल कोर्स मतलब टेक्निकल कोर्स, मतलब कि अगर बच्चा चाहे कि उसको पढ़ाई के साथ सिलाई मशीन का काम सीखना है, अगर वो चाहे कि उसको पढ़ाई के साथ कारपेंटर का काम सीखना है, अगर वो चाहे कि उसको म्यूजिक सीखना है, उसको गाना सीखना है, तो इस प्रकार का कोई भी ऐसा टेक्निकल कोर्स भी वो उसके हॉबी के हिसाब से वो ले सकता है। और उसको भी ये जो टेक्निकल कोर्स है उसमें पढ़ाने की पूरी जिम्मेदारी जो स्कूल है वो लेगी। मतलब ये एक अच्छा माहौल होगा कि बच्चे को प्रैक्टिकल नॉलेज भी उसमें मिल जाएगा। उसके अलावा जो पढ़ाई की बात करें तो उसमें सेम सिस्टम होगा जो भी है कि मैथ्स पढ़ना होगा, साइंस पढ़ना होगा और आर्ट्स के जो भी सब्जेक्ट है वो सब सब्जेक्ट भी पढ़ाए जाएंगे। हाँ, और इसमें एक और बात है कि ये जो स्टैंडर्ड 6 to 8 का है उसके अंदर आपको एक इंडियन लैंग्वेज भी सिखाई जाएगी। मतलब समझो कि आप गुजराती हो और आपको मराठी पढ़ना है तो आपको मराठी भी पढ़ाया जाएगा। कोई बोले हमें पंजाबी पढ़ना है, कोई बोले हमें असमी पढ़ना है, तो वो कोई भी एक इंडियन लैंग्वेज इस स्टेज में पढ़ाई जाएगी। मतलब ये पूरा स्टेज जो है वो पूरा बहुत ही सिस्टमेटिक बनाया जाएगा ताकि आगे जाके बच्चा मल्टी टैलेंटेड बने और बहुत ही आगे अच्छी तरह से पढ़ सके। तो ये जो था वो तीसरा स्टेज था। अभी देखते हैं स्टेज नंबर 4 जिसका नाम है सेकेंडरी स्टेज। ये सेकेंडरी जो स्टेज है उसमें 4 साल की पढ़ाई होगी, मतलब स्टैंडर्ड 9, 10, 11 और 12 की। और ये 4 साल के अंदर जो पढ़ाई होगी उसकी सिस्टम इस तरह से कि सबसे पहले तो जो एग्जाम है वो हर 6 महीने के बाद आएगी, मतलब सेमिस्टर सिस्टम हो जाएगी। इससे क्या फायदा होगा कि बच्चा पहले से ही पढ़ाई में ध्यान देने लगेगा। एक्चुअली पहले क्या था कि अगर मार्च या अप्रैल में एनुअल एग्जाम आती थी तो नॉर्मली लोग जनवरी या फरवरी में पढ़ना शुरू करते थे ताकि पिछले 2 महीने सिर्फ मेहनत हो जाए। तो इसकी वजह से पूरा साल पढ़ाई में ध्यान रहता नहीं था, लेकिन अभी वो सिस्टम निकल जाएगी। इसमें हर 6 महीने के बाद एग्जाम आने वाली होती है तो बच्चा पहले से ही पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान देगा। और इस जो स्टेज है उसमें एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ने को मिलेगी। फॉरेन लैंग्वेज मतलब आप फ्रेंच पढ़ सकते हैं, आप जर्मन पढ़ सकते हैं, आप रशियन लैंग्वेज पढ़ सकते हैं, मतलब कोई भी एक फॉरेन लैंग्वेज आपको यहाँ पढ़ने को मिल सकती है। तीसरी बात और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी
ये जो स्टेज है उसमें पहले क्या था, 10th के बाद 11 और 12th आता था, उसमें हम साइंस, कॉमर्स या आर्ट जैसी अलग अलग स्ट्रीम लेते थे। अभी ये मल्टी सब्जेक्ट माहौल पूरा क्रिएट हो जाएगा, मतलब कोई भी स्ट्रीम अभी रहेगी नहीं। अभी बायोलॉजी पढ़ने वाला स्टूडेंट अगर चाहे तो कॉमर्स का भी कोई सब्जेक्ट ले सकता है, वो चाहे तो अगर आर्ट्स का भी कोई सब्जेक्ट ले सकता है। मतलब कोई केमिस्ट्री पढ़े तो उसके साथ वो बायोलॉजी तो पढ़ ही ले सकता है, लेकिन साथ में साथ वो अकाउंट भी पढ़ सकता है और संस्कृत या हिंदी भी पढ़ सकता है। मतलब एक मल्टी पर्पज और मल्टी सब्जेक्ट कोर्स आ जाएगा, ताकि बच्चों के ऊपर कोई ज्यादा प्रेशर न रहे और दूसरी बात वो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ के उनका माइंड जो है वो भी डेवलप कर सकते हैं। तो इस स्टेज में ये सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण कदम जो है गवर्नमेंट अभी उठाएगी। और इस स्टेज में जो पढ़ाई होगी वो पढ़ाई की सिस्टम थोड़ी अलग लेवल की होगी। मतलब आपको क्रिटिकल थिंकिंग से पढ़ाई करने की। अभी क्रिटिकल थिंकिंग मतलब आपको पढ़ाई में थोड़ा लॉजिक लगाना होगा। पहले की जो सिस्टम थी ऐसे नहीं कि आपने रट्टा लगा दिया, आईएमपी क्वेश्चन ले लिए और लिख दिया और आप अच्छा रिजल्ट लाए और पास हो गए। अभी आपको क्रिटिकली थिंकिंग करके क्वेश्चन मतलब बनाने होंगे और उनको लिखने होंगे। मतलब एक एग्जांपल अगर चाहे तो पहले इस तरह का क्वेश्चन आता था कि गांधी जी किस साल अफ्रीका गए या गांधी जी किस साल अफ्रीका से वापस आए, तो बच्चा आराम से वो साल याद रख देता था या तो किसी को पूछ के और क्वेश्चन लिख लेता था। अभी ऐसा नहीं होगा। अभी क्वेश्चन थोड़ा ट्वीट करके पूछे गए कि ऐसा पूछा जाएगा कि गांधी जी अगर अफ्रीका गए नहीं होते तो यहाँ रह के वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह से अपना योगदान देते। तो इस तरह के ट्वीट करके क्वेश्चन वहाँ इस कोर्स में पूछे जाएंगे, ताकि बच्चों की जो लॉजिकली थिंकिंग है वो बढ़ सके। तो ये जो स्टेज है वो चौथा स्टेज था, जो स्टेज था सेकेंडरी स्टेज। तो दोस्तों आपने देखे कि ये चार जो स्टेज है वो किस तरह से हमको स्कूल एजुकेशन में काम आएंगे। ये पूरा फॉर्मेट जो था वो इस तरह से था। अभी आगे बात करें तो स्कूल एजुकेशन के बाद जो कॉलेज का एजुकेशन था वो पहले 3 साल का ग्रेजुएशन का और 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स था। अभी उसमें क्या चेंजेस आएंगे तो भी देखते हैं। तो सबसे पहले जो ग्रेजुएशन का कोर्स पहले 3 साल का था, अभी वो 4 साल का हो जाएगा। हाँ दोस्तों, 3 साल की जगह पे 4 साल, लेकिन उसमें भी बहुत ही चेंजेस यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे। किस तरह के चेंजेस आएंगे वो देखते हैं। तो पहले क्या था कि जो लोग साइंस में पढ़ के आते थे वो बीएससी करते थे, कॉमर्स वाले बीकॉम करते थे और आर्ट्स वाले बीए करते थे। अब ये झंझट ही खत्म हो जाएगा क्योंकि स्ट्रीम सिस्टम ही चली जाएगी। अभी क्या होगा, हर 1 साल का कोर्स होगा, उसमें हर 1 साल में आपको एक तरह का एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। पहले क्या था कि मानो कि आप 2 साल तक कॉलेज में पढ़ाई करते हो और फिर पढ़ाई आपने छोड़ दी है, तो आपको फिर से अगर ग्रेजुएशन का कोर्स करना है तो फिर से वापस से पूरी पढ़ाई करनी पड़ती थी। अभी गवर्नमेंट ने उसमें बहुत सारा बदलाव यहाँ पे लाने की कोशिश की है। मतलब कि मानो कि आपने 1 साल की पढ़ाई पूरी की और आपने स्कूल कॉलेज छोड़ दी और 1-2 साल के बाद फिर से आप चाहते हो कि मुझे अभी वापस पढ़ाई शुरू करनी है, तो आपको डायरेक्ट दूसरे साल में एडमिशन मिल जाएगा। मतलब जो 1 साल की आपने पढ़ाई की है उसका वो बेनिफिट तो मिलेगा, उसका आपको एक रिजल्ट भी मिलेगा। जो रिजल्ट होगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। मतलब 1 साल का जो कोर्स है वो कोर्स का नाम है सर्टिफिकेट कोर्स, इसलिए आपको रिजल्ट भी मिलेगा और रिजल्ट के अंदर आपको मिलेगा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कोर्स। अगर आपने 2 साल कंप्लीट किए हैं तो 2 साल के बाद भी आपको एक रिजल्ट मिलेगा। वो रिजल्ट जो मिलेगा वो कोर्स का नाम होगा ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स। मतलब कहीं भी आप जाए तो वो लेवल का अगर कोर्स हो और आपको वो लेवल की वैकेंसी हो तो आप वहां भी नौकरी पा सकते हो। पहले सिस्टम नहीं थी, पहले या तो 12 या तो डायरेक्ट भी 3 साल के बाद ग्रेजुएशन, वही सिस्टम थी। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने सोचा है कि अगर बच्चा 1 साल पढ़ता है तो उसको 1 साल का पूरा यहाँ पे बेनिफिट मिलना चाहिए। तो ये जो कोर्स है कॉलेज का वो मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट कोर्स बनाया गया है, ताकि हर एक स्टूडेंट को इसका
फायदा बेनिफिट मिल सके। अगर वो चाहे तो तीसरे साल अगर कंप्लीट करता है तो ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स, मतलब नॉर्मली 3 साल के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है तो ये डिग्री कोर्स का आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब 3 साल के बाद आप कोई भी ग्रेजुएशन लेवल की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप भाग ले सकते हैं। और अगर उसके बाद अगर आपकी इच्छा हो तो आप अगर ज्यादा पढ़ना अगर चाहते हो तो आप चौथा भी साल पढ़ सकते हैं और उसका नाम है ग्रेजुएशन रिसर्च कोर्स। मतलब पूरी 4 साल की एजुकेशन सिस्टम है, उसमें आप कोई भी 1 साल करके भी 2 साल करके भी अगर पढ़ाई छोड़ देते हो और वापस 2-3 साल के बाद शुरू करना चाहते हो तो आपकी पढ़ाई वहां से शुरू होगी और आपको उसका ही सर्टिफिकेट मिलेगा। मतलब ये बहुत ही अच्छी सिस्टम है ताकि आप जितना भी पढ़ते हो उस पढ़ाई का आपको पूरा यहाँ पे लाभ मिलता है। अब उसके बाद जो पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं, जो मास्टर डिग्री, वो पहले 2 साल की थी, अभी वो 1 साल या 2 साल। मतलब अगर आपने ग्रेजुएशन में 4 साल कंप्लीट किए हैं तो आपको मास्टर डिग्री में सिर्फ 1 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आपने ग्रेजुएशन में 3 साल पढ़ाई करके छोड़ दिया है और आपको डायरेक्ट मास्टर डिग्री में एडमिशन लेना है तो फिर आपको 2 साल की पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर ऐसा नहीं होगा कि आप 1 साल की पढ़ाई करो और आप मास्टर डिग्री आपको मिल जाए। हाँ, तो ये खास याद रखना कि आपको अगर मास्टर डिग्री में 1 साल पढ़ना है तो आपको कॉलेज के ग्रेजुएशन के 4 साल पूरे करने होंगे, या तो फिर अगर आपने 3 साल कंप्लीट किए हैं तो आपको वहां पे 2 साल कंप्लीट करने होंगे। मतलब टोटल 5 साल पहले भी जो थे वो 5 साल ही थे और आगे भी 5 साल ही होंगे। अभी इसके बाद अगर देखें तो एमफिल का जो कोर्स था वो गवर्नमेंट ने अभी उसको बंद कर दिया है। मतलब एमफिल की जो आपको पढ़ाई करनी पड़ती थी पहले, तो एमफिल की पढ़ाई अभी नहीं करनी पड़ेगी, एमफिल का कोर्स अभी बंद करना है। और जो डॉक्टरेट डिग्री है, मतलब पीएचडी की डिग्री है, वो पीएचडी की डिग्री के लिए जो 4 साल का कोर्स है वो 4 साल का कोर्स रहेगा और 4 साल के बाद आप पीएचडी कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये पूरा कॉलेज का, मतलब जो 12th तक जो पढ़ाई थी उसके बाद का पूरा कॉलेज का कोर्स था, जिसमें भी बहुत सारे चेंजेस गवर्नमेंट लाने वाली है। तो दोस्तों, ये पूरा एजुकेशन सिस्टम किस तरह से अब काम करेगा उसकी पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी। मैं आशा करता हूँ कि आपको इंफॉर्मेशन बहुत ही पसंद आई होगी और आपको इसमें बहुत सारी मालूमात भी पड़ेगी कि किस तरह से अब नई शिक्षा पद्धति आने वाली है। अभी इसके जो बेनिफिट्स है वो अगर देखें तो गवर्नमेंट ने जो अनाउंसमेंट किया है उसकी अगर बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि इसमें जीडीपी का 6%, मतलब कि 6% जीडीपी का जो पैसा है इसमें लगाया जाएगा। मतलब बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि अब तक एजुकेशन के पीछे गवर्नमेंट लगभग 3% जीडीपी के था वो एजुकेशन के पीछे लगा दी थी, अभी 6% जीडीपी का एजुकेशन के पीछे लगेगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट जो है वो ये होगा कि स्कूल्स की जो फीस है वो फीस स्ट्रक्चर को फिक्स किया जाएगा। हाँ दोस्तों, मतलब कोई भी स्कूल अपनी मनमानी नहीं करेगी कि वो कितनी भी फी ले सके। अभी गवर्नमेंट हर एक स्कूल की एक सिस्टम बना देगी कि उस स्कूल के लेवल के हिसाब से उसको कितनी फीस देनी होगी। मतलब फीस स्ट्रक्चर में भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। उसके अलावा हम लोग फॉरेन लैंग्वेज सीख सकेंगे ताकि अलग अलग देश का कल्चर हम जान सके, अलग अलग देश की जो अभी की कंडीशन है वो भी हम जान सके, और फॉरेन के अंदर हमारे जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो आसानी से पढ़ सके। तो ये भी बहुत बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। उसके अलावा सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो इस कोर्स का ये है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अभी भारत के अंदर वर्ल्ड की टॉप लेवल की जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी को यहाँ पे एजुकेशन देने के लिए यहाँ उनको पूरी फैसिलिटी दी जाएगी। हाँ दोस्तों, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट यहाँ के बच्चों को, मतलब हमारे बच्चों को मिलने वाला है। मतलब जो अब तक हम लोग के बच्चे पढ़ाई के लिए फॉरेन जाते थे, अच्छे एजुकेशन के लिए उनको फॉरेन जाना पड़ता था,
वो पढ़ाई उनको यहाँ पे इंडिया में अपने घर में मिलेगी। और इसके अंदर सबसे बेनिफिट वो होगा कि वर्ल्ड की टॉप लेवल की 50 यूनिवर्सिटी को ही ये लाभ मिलने वाला है। मतलब ऐसा नहीं कि पाकिस्तान वाला कोई भी आ जाए और बोल दे कि हमको भी यहाँ पे चांस दे दो, या बांग्लादेश वाला कोई आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। वर्ल्ड की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी जो है 50, उनको ही इसमें चांस मिलेगा। तो ये भी बेनिफिट हमको, हमारे बच्चों को फ्यूचर में मिलेगा। तो ये पूरे सब बेनिफिट्स है। साथ ही साथ जो रिजल्ट की सिस्टम आएगी वो भी थोड़ी यूनिक आएगी। पहले क्या था कि हम लोग जो भी पढ़ाई करते थे, मतलब हम लोग जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आंसर्स लिखते थे, उस हिसाब से हमको रिजल्ट मिलता था। फिर उसमें बच्चे ने रट्टा लगाया है या कॉपी की है, उसका कोई पता नहीं चलता था। सिर्फ दिखा जाता था कि उसने क्वेश्चंस के आंसर्स ठीक लिखे या नहीं। लेकिन अभी जो रिजल्ट बनेगा उसमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा। जैसे कि पढ़ाई तो देखने को मिलेगी कि किस तरह से उसने पेपर लिखा है, लेकिन साथ ही साथ दूसरा भी उसमें बहुत ध्यान रखा जाएगा कि उसका सेल्फ असेसमेंट भी किया जाएगा। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट मतलब उसका स्व मूल्यांकन। बच्चा खुद अपना मूल्यांकन करेगा कि वो किस तरह से अभी स्कूल में पढ़ रहा है, उसका बिहेवियर किस तरह से लोगों के साथ है, और उस हिसाब से उसको भी उसमें रिजल्ट बनाने में उसका भी योगदान होगा। उसके अलावा क्लासमेट जो है उसके जो सहपाठी है वो भी उसको मार्क्स देंगे। मतलब अगर बच्चा चाहे भी तो भी अपने फ्रेंड्स के साथ या अपने क्लासमेट के साथ झगड़ा करेगा नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर मैं उसके साथ मिसबिहेव करूंगा तो वो मुझे मार्क्स कम देगा। तो इसका फायदा क्या होगा कि बचपन से ही सब लोग फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में ही पढ़ाई करेंगे, एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, और ये व्यवहार आगे जाके उनको एक अच्छा इंसान बनाएंगे। तो एक सिस्टम यहाँ पे लागू होगी। और रिजल्ट बनाने के अंदर जो टीचर्स है वो बच्चे का मूल्यांकन करेंगे कि किस तरह से क्लास में उसका बिहेवियर, किस तरह से वो स्कूल में काम करता है, वो दूसरी एक्टिविटीज में किस तरह से अपना पार्ट देता है, किस तरह से वो सबके साथ व्यवहार करता है, उसके भी मार्क्स इस रिजल्ट में ऐड किए जाएंगे। मतलब ये 4-5 चीजें मिला के रिजल्ट बनेगा। तो इसका फायदा क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ जो टेक्स्ट बुक की पढ़ाई में बच्चा आगे है वही सिर्फ आगे नहीं होगा, उसके अलावा ये सब चीजें भी उसको आनी चाहिए। तो एक बहुत अच्छी बात है दोस्तों। ये पूरा जो एजुकेशन सिस्टम बनाने का जो फॉर्मेट है उसके पीछे लगभग इंडियन गवर्नमेंट ने पिछले 3 साल से बहुत मेहनत की है। बहुत से एजुकेटेड लोगों का सुझाव मंगवाया और वो सुझाव मंगवा के ये पूरा एक सिस्टम बनाने की कोशिश की है। ये सिस्टम में अभी क्या क्या चीजें फिक्स होगी, किस तरह से काम होगी, अभी वो तो आगे जाके गवर्नमेंट अनाउंस करेगी। तो दोस्तों ये पूरा जो एजुकेशन का सिस्टम इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया है वो बहुत ही लोगों को के साथ चर्चा की है, रिसर्च किया है और मेहनत करके ये पूरा कोर्स बनाने की कोशिश की है, ताकि हमारे आने वाले फ्यूचर में हमारे जो बच्चे हैं वो भी इंटरनेशनल लेवल का एजुकेशन इंडिया में ले सके। तो इसके लिए मैं गवर्नमेंट का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और एक बात एक और है कि उन्होंने कोर्स तो अभी अच्छे बना लिए हैं, लेकिन वो लेवल के अभी टीचर्स भी यहाँ पे हमको हायर करने पड़ेंगे। वैसे टीचर्स जो सिर्फ नॉलेजेबल नहीं हो, लेकिन उनमें ऐसी स्किल हो कि वो बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ा सके, एक अच्छा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर क्रिएट कर सके, ताकि बच्चा ये पूरे अच्छे कोर्स को अच्छी तरह से पढ़ के आगे जाके एक अच्छा भारतीय नागरिक बने जो देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करे। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी सुझाव हो, आपके कोई भी कमेंट्स हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं उसका रिप्लाई देने का ट्राई करूंगा। और दूसरी बात, अगर आपको ये सब्जेक्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और दिल से लाइक करना। और हाँ, अब तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज उसको जरूर से सब्सक्राइब करना, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और आगे अच्छे वीडियो हम बनाए
जो आपको नॉलेज दे। तो दोस्तों इसी आशा के साथ कि आप लोग ये वीडियो को अच्छी तरह से समझेंगे और लोगों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करेंगे, मैं आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।